तो नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां इसकी तैयारी में जोर शोर से लग गई है और वर्तमान समय में हम बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हमारे साथ मिलने का मौका मिला है जन अधिकार पार्टी के युवा कार्यकर्ता नेता धर्मराज जी से। इनसे आज हम तमाम जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा चुनाव की जो जमीनी पार्टियां हैं और उनकी कितनी पकड़ है, इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले धर्मराज जी, आपका स्वागत है न्यूज भारती में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज जी, चेरिया बरियारपुर विधानसभा का गणित क्या है, चुनावी गणित क्या है, जरा ये हमको बताइए आप। पिछले लगभग 20 साल की अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ का चुनाव जाति पर होता है। यहाँ की चुनाव जो है लोगों का मतलब मानसिकता बन गया है, उसकी जाति का आएंगे उसके बाद ही विकास करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज मतलब कुछ भी नहीं हो पाता। आप कह रहे हैं कि लोग विकास को देखकर नहीं, जाति को देखकर वोट करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ यहाँ ही नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे वोट होता है। क्योंकि पार्टी जो होता है ना, लगभग हर एक पार्टी जाति समीकरण देखकर ही वो टिकट ही क्लियर करती है, इसलिए चुनाव भी जाति को देखकर ही होता है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जाति पे सिर्फ बिहार में चुनाव नहीं होता है, देश के हर हिस्से में जाति बहुत मायने रखता है और हर पार्टी करती है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दे देती है और गोदी मीडिया भी उसे सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे प्रचारित करती है, और बाकी पार्टी, विपक्षी पार्टी जब वही जातियों की राजनीति करती है तो उसे जातिवाद कहा जाता है। हाँ, ये तो क्लियर है, लेकिन उसका राजनीति ही एक अलग। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि मैं ये बोल के जातिगत राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है, करवा सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जातिगत राजनीति को बढ़ावा भी नहीं देनी चाहिए। और यही जातिगत राजनीति जो होती है, इसी के चलते जैसे हम अभी सिर्फ चेरिया में विधानसभा की ही बात करना चाहेंगे। यहाँ मान लीजिए आप पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे चले जाइए, जो स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का था वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, कहीं कोई ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। आप ले लीजिए शिक्षा की बात कर लीजिए, स्कूल में जाइए, यहाँ 1-2 कॉलेज है इस विधानसभा में पढ़ते हैं, हाँ वहाँ भी चले जाइए, सेम वही सिस्टम मिल जाएगा, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं। स्कूल में पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। आप पता कर लीजिए, विद्यालय में टीचर समय से बिल्कुल नहीं आते हैं। शिक्षक की जितना नंबर होने चाहिए, जितना संख्या होना चाहिए विद्यार्थी के अनुपात में, शिक्षक उससे आधे भी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। आप बात कर लीजिए सड़क की, तो सड़क की आप इससे पहले रिपोर्टिंग किए हुए थे और आप देखे भी होंगे धरातल पर जाकर कि यहाँ सड़क की स्थिति क्या है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यही कारण है कि जनता जो होता है वो चाहता है उसकी जाति का आवे तो विकास कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना ये जनता जो है समझ नहीं पाती है, नेता जनता को बुर्बक बना कर रखती है। अच्छा, आप इस और फोकस तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को इस जातिगत राजनीति का हानि हो रहा है? हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव को जातिगत राजनीति का बहुत ज़्यादा, किसी सबसे ज़्यादा हानि हो रहा है जातिगत राजनीति का, तो माननीय पप्पू यादव जी का हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए सब यहाँ बिहार में आपको पप्पू यादव का विरोध करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, जाति के नाम पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसा है जातिवाद के कारण किसी खास पार्टी का जो है वो चाहते हैं कि इनका वोट काट लेंगे, इसलिए पप्पू यादव का उनको मजबूरन है कि विरोध करना पड़ता है। मतलब कौन सी पार्टी है जिसके समर्थकों को, नेताओं को लगता है कि जो ये पप्पू यादव यानी जन अधिकार पार्टी हमारी पार्टी का वोट काट लेंगे? कौन पार्टी को ज्यादा आप लोग क्षति पहुंचाते हैं? देखिए, क्षति हम लोग किसी को नहीं पहुंचाते हैं, ना हमारी पार्टी क्षति पहुंचाती, ये तो धरातल पर काम करती आई है। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन जैसे हुआ था तो आप देख रहे होंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं और वो लाखों की संख्या में पैदल आ रहे हैं। बहुत सारे को रुपया नहीं था, गाड़ी नहीं चल रही थी, तो पैदल आते आते मर गए, रेंग रहे थे। उस समय भी सिर्फ एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में थे जो खुलकर मदद करने सामने आए थे, वो थे पप्पू यादव। तो किसी को इसमें समस्या नहीं है। फिर अभी लॉकडाउन हुआ बिहार में भी, तो इसमें भी कर रहे थे। इससे पहले जब बाढ़ आई थी पटना में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा थे जो जाकर पप्पू यादव जी जनता के बीच में खाना पानी मतलब जो भी व्यवस्था की चीज होती है सारा चीज पहुंचा रहे थे। और हानि जो पहुंचाने का बात आप अभी कर रहे थे, हानि किसी को नहीं पहुंचाते हैं।
आरजेडी वाले को लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट आरजेडी को काटने का काम करेगा, इससे उसको थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत हो सकता है। तो मतलब लालू समर्थकों को लगता है। हाँ अच्छा, एक चीज बताइए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव जो पूरे बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि कुछ कुछ 10, 15, 20 या 25 सेलेक्टेड सीट पर जहां उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया या फिर जहां पर उनके सबसे ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वहां पर पहले अपने विधायक चुनकर भेजे विधानसभा में, उसके बाद हम आगे पूरे राज्य में काम करने के बारे में सोचें। ऐसा कुछ प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? इस तरह से प्लानिंग नहीं की जा सकती है। 10 या 5 सीट जीतने से आप बहुत बड़ा कुछ बिहार में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन आप पूरे पूरे बिहार में चुनाव लड़के भी तो सीट ही नहीं ला पाते हैं, तो उससे क्या परिवर्तन नहीं, तो जो आप 2015 की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें पूरा सीट पे नहीं लड़ा गया था, कम ही सीट पर लड़ा गया था चुनाव, और उसमें पार्टी नहीं थी। उसमें मतलब चुनाव से चंद महीने पहले ही पार्टी का गठन हुआ था और इलेक्शन हो गया था, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई थी पार्टी। तो इस बार परफॉर्मेंस करेगी पार्टी? हाँ, पार्टी आप देख रहे हैं धरातल पर काम। विपक्ष की जो मुख्य भूमिका है, विपक्ष का मुख्य भूमिका पिछले 5 साल से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी करती आ रही है, और हमें विश्वास है कि इस बार अगर जनता काम के आधार पर वोट करे, जाति से, पार्टी से, सबसे हटके अगर वोट करे, काम के आधार पर करे, तो जन अधिकार पार्टी सत्ता में आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। अच्छा, हम तो बेगूसराय की जनता से और तमाम बिहार की जनता से यही कहेंगे कि आप जातिगत जो राजनीति है इसको नकारिए। इस जाल को, ये एक भ्रम जाल है, इसको तोड़ के हटाइए, तभी हमारे बिहार का विकास हो पाएगा। चाहे वो पार्टियां कोई भी हो, हर पार्टी आपको जातिगत राजनीति में उलझाने का काम कर रही है। इससे निकलिए और विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए। देखिए, आपके आसपास में जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके क्षेत्र में नॉमिनेशन करवाएगा, नामांकन करवाएगा, कैंडिडेट होगा जो आपको अपना विश्वास जीतने में कामयाब होगा, तो उसे आगे बढ़ाइए और जातिगत राजनीति को नकारिए। बहरहाल धर्मराज जी, अब हम आना चाहते हैं आपके क्षेत्र चेरिया बरियारपुर में। यहाँ की राजनीति क्या है? मतलब किस तरीके के लोग यहाँ पर जीत के आते हैं? क्या सिर्फ जातिगत राजनीति ही यहाँ भी है या फिर कुछ और भी है जो कि यहाँ पर जीत के लिए जरूरी है? नहीं, सिर्फ जातिगत राजनीति ही यहाँ पे अभी तक होते आया है। चूंकि यहाँ अगर जातिगत राजनीति नहीं होती आती तो आज आप जब घूम रहे होंगे तो देखते हैं कुछ परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी मान लीजिए एक बगल में आपका स्कूल है, हाई स्कूल, जिस तरह से आज से 10 साल पहले जो स्थिति में था वो स्थिति में भी आज नहीं है, मतलब जर्जर हो चुकी है। तो इसी तरह लगभग सारे स्कूल कॉलेजेस जो एक दो हैं वो, और सड़क या हर एक चीज का व्यवस्था सिर्फ वही है। अच्छा, तो वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के मंजू वर्मा, जो पहले बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रहे, तो क्या उन्होंने अच्छे से क्षेत्र का विकास नहीं किया? देखिए, अच्छे से विकास कर रहे होते तो आप जब घूम रहे थे तो आपको दिख गया होता ना। बगल में उनके घर के लगभग मान लीजिए 100-150 मीटर दूर निकलते ही आप देख रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है। और उससे थोड़ा और दूर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ रोड आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये स्थिति है। लगभग सारे मुद्दा तो हम इससे पहले बता भी चुके हैं और एक ही चीज को बार बार बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हमारा अगला सवाल आपसे यही है कि वर्तमान में जो आपके क्षेत्र चेरिया बरियारपुर में जो तमाम पार्टियां कैंडिडेट्स को अपने अपने प्रत्याशी जो दिए हैं, क्या आप उन तमाम प्रत्याशियों से सहमत हैं, खुश हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, सही व्यक्ति को टिकट दिया गया है पार्टियों के द्वारा? अब देखिए, कोई पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसका अपना मत है, उसमें दूसरे पार्टी का कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे जैसे आरजेडी को ले लीजिए, वो व्यक्ति को हम गलत नहीं कह रहे हैं, व्यक्ति बहुत ठीक है, सुंदर है। काम इससे पहले शायद 13 महीना बेगूसराय जब लोकसभा नहीं था, बलिया लोकसभा था, तो शायद 13 महीना के आसपास वो सांसद रहे थे और कहा जाता है कि वो काम भी बहुत अच्छा किए थे। लेकिन
आप पिछले 5 साल या 10 साल की जब चर्चा करेंगे तो आपको इस क्षेत्र में वो कभी नहीं आए थे। तो इस चीज को भी आरजेडी को थोड़ा सोचना चाहिए था। लगभग 3-4 दिन पीछे जाएंगे तो पता चला था एक दूसरे किसी को टिकट भी क्लियर हो गया था, लेकिन फिर उसको उनको काट करके इनको दिया गया। हाँ, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे थे रामजीवन सिंह, उनके लड़के के बारे में ऐसी बातें सामने आ रही थी। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी जो टिकट दी है, जी दे दी है ना? जी जी। तो उससे आप संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से काम कर रहे थे क्षेत्र में, जो आपका जुड़ाव था चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो आप क्या संतुष्ट है जन अधिकार पार्टी जो कैंडिडेट को टिकट दिया उससे, और आपको कहीं ना कहीं इससे निराशा हाथ लगी है? जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे मित्र हैं और कार्यकर्ता पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके जैसा काम हमने नहीं किया, ये सच्चाई है। जब लॉकडाउन हुआ था तो ये मीडिया के द्वारा इतना डरा दिया गया था कि हम लगभग कुछ दिन घरे में रहे, निकलना पसंद नहीं करते थे, डर गए। लेकिन वो पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस कुमार पेशे से डॉक्टर हैं, उनका अस्पताल रोसड़ा में, और उनको डर नहीं लगा। वो हमेशा जो है सो आदमी के बीच में जाके मदद करते रहे, आदमी को कोरोना के बारे में बताते रहे, कैसे सुरक्षित रहना है, आदमियों को इस मैटर में मतलब जागृत करते रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं किए थे। हाँ, अब आप पूछ रहे हैं कि उससे संतुष्ट हैं, नहीं है, दुख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वो मित्र हैं और हमें बहुत खुशी है कि उनको टिकट मिला। और उससे पहले हम 3-4 साल पहले की बात करें तो वो मानवाधिकार नाम की संगठन है, उसमें काम कर रहे थे, बेगूसराय का वो जिलाध्यक्ष थे। और जब शुरू में वो प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं एस कुमार? उनका घर बखरी विधानसभा पड़ता है, लेकिन बगल में ससुराल खदामनपुर प्रखंड में है, और रहते हैं, हाँ पास में ही है, और रहते हैं रोसड़ा में, उनका अस्पताल वहीं है। और सब दिन से काम जो कर रहे हैं पिछले 5 साल से चेरिया विधानसभा के लिए कर रहे हैं। मतलब काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता थे। हाँ, इसलिए आपको कोई इससे दुख की बात नहीं? नहीं, दुख नहीं, मुझे खुशी तो आप है आप अपना पूरा जो ताकत है वो जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट के लिए लगाने जा रहे हैं? नहीं, हम तो सब दिन से लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। और आप बोल रहे थे कि जन अधिकार पार्टी के एस कुमार के लिए, वो तो मित्र हैं, पार्टी के टिकट लेके कोई भी आ जाते, हम उनके लिए तन मन धन लगा। नहीं तो कब तक इंसान झंडा ही ढोएगा? हर इंसान का एक ये होता है ना कि हम भी कभी पार्टी का छोटे स्तर पर ही सही प्रतिनिधित्व करें। हाँ, वो ठीक है, इसी लिहाज से मैंने पूछा। हाँ हाँ, ठीक है, पार्टी ने हमें अभी सम्मान में कहीं से कोई कमी नहीं किया है। जब समय आएगा तो खुद प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी मुझे लगा मैं उस लायक नहीं हूँ। बहुत स्वागत करता हूँ आपके इन तमाम बातों को। बहुत सारे लोग हैं साथियों की अगर टिकट नहीं मिलती, टिकट भरी वो पार्टी में रहते हैं, टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी को बाय बाय कह देते हैं। ऐसे में छोटे कार्यकर्ता ही सही, इन्होंने मेहनत काफ़ी करी है अपनी पार्टी के लिए। आपको पता है बिहार के अंदर जन अधिकार पार्टी का जैसा कार्यकर्ता है, जिस तरीके से कार्यकर्ता काम करते हैं, वैसा किसी भी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसे में जन अधिकार पार्टी को मुबारक हो कि धर्मराज जी जैसे उनके कार्यकर्ता हैं। बहरहाल धर्मराज जी, यहाँ से किनका जो गोटी है वो लाल हो रहा है? देखिए, इस बारे में थोड़ा सा मतलब ईमानदारी से बताइएगा। आप पार्टी से हैं फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, इस बारे में हम मौसम वैज्ञानिक तो हैं नहीं जो हम बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जनता का रुझान है, जहाँ हम मिलने जाते हैं, वो बोलता है सिर्फ और सिर्फ बिहार में पप्पू यादव की सरकार होनी चाहिए, और कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज बताइए, पप्पू जी इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उन चीजों को वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? कहाँ कमी रह जाती है? उनमें कमी है कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो काम की राजनीति करते हैं। वो काम के नाम पर वोट मांगते हैं। दूसरा जो पार्टी होता है, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और न जाने क्या क्या के नाम पर वोट बरगला के ले लेती है। पप्पू यादव से ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के विधायक अगर यहाँ से जीतते हैं तो वो क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए? अगर जन अधिकार पार्टी के विधायक जीतते हैं तो उनका सबसे पहला फोकस रहेगा शिक्षा पर।
और चूंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं और हम शिक्षक के तौर पर काम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, तो हम लोगों ने बैठ के पप्पू यादव का जो प्रतिज्ञा पत्र है, शायद वो लोग आप लोग देखे होंगे। नहीं, उसमें तो बहुत सारी बात है, इतनी सारी बात उन्होंने लिखी है कि अगला चुनाव की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मतलब अगले चुनाव में कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन सत्ता में आ जाते हैं तो जिस तरह से है पूरा हो जाना चाहिए, अगर पूरा हो जाती है। सत्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र की। अच्छा, चलिए, हम थोड़ा सा मुद्दा से भटक गए थे। हम बात कर रहे थे, आप अगर डॉक्टर एस कुमार आप जो प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी का जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि शिक्षा पर काम करेंगे, और ये बहुत आसान है। थोड़ा सा स्कूल के जो देख रेख करने लग गए तो मुझे नहीं लगता ये प्राइवेट संस्था चलाता है, प्राइवेट कोचिंग चलाता है, कोचिंग माफिया लोग, जो बच्चा को लगभग सभी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आप जाएंगे, थोड़ा बच्चा से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज, बच्चा को कैसे कैसे प्रताड़ित किया जाता है। और वही टीचर कहीं बाहर से नहीं आता है प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने के लिए, वही टीचर लगभग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो वहाँ बच्चा जाते हैं पढ़ते हैं, और वही टीचर स्कूल में रहते हैं तो बच्चा नहीं पहुँच पाते हैं। क्या कारण है? तो वो आएंगे तो सबसे पहले ये प्राइवेट कोचिंग जो है ये बंद होने जा रही है, क्योंकि वही स्कूल, वही कॉलेज, वही शिक्षक रहेंगे और पढ़ाई सुचारू रूप से होगा। दूसरी बात, यहाँ मान लीजिए हॉस्पिटल के में सब कुछ सुविधा रहते हुए, डॉक्टर रहते हुए समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे चेरिया बरियारपुर की हो, बगल का प्रखंड जो है खदमनपुर वहाँ की हो, छोराही का हो, या नावकोठी प्रखंड का हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया। वहाँ से सिर्फ रेफर होने का काम होता है। तो इस पर सबसे पहले दूसरी काम होगा। उसके बाद ये रोड और सड़क की जो समस्या है इसका बहुत जल्द निपटारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इस बारे में पप्पू यादव जी की ओर से क्या कोई मतलब रोड मैप दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है, लेकिन पहली बार ऐसा कोई नेता आया है जो अपना वादा करते हैं तो वो वादा को कोर्ट से एफिडेविट करा के आए, और उस पे लिखे हुए हैं कि अगर 3 साल में पूरा नहीं करते हैं तो ये सरकार में नहीं बने रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो एक बार हम प्रयास चाहेंगे आपसे कि उनका प्रतिज्ञा पत्र आप पढ़ लें और जनता को बताने का काम करें। जरूर। धर्मराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज भारती के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लास्ट कोई मैसेज देना चाहें न्यूज भारती के दर्शकों को तो स्वागत है। न्यूज भारती के दर्शकों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, अभिनंदन वंदन चंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने आपके चैनल को इतना बड़ा बनाया जो आज इस स्तर पर काम कर रही है, और उन्हीं का प्यार है जिसकी वजह से आज आपके सामने बैठ के मुझे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे कि वो आपको प्यार देते रहे। और बिहार की जनता के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, जरूर। बिहार की जनता के लिए कहेंगे कि अभी तक आपने 15 साल महागठबंधन को देखा, लगभग 15 साल एनडीए को देखा। सिर्फ एक बार पप्पू यादव को मौका देकर देखे, और ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि उन्होंने काम किया। ऐसा आपके हर एक सुख दुख में पप्पू यादव साथ रहा, तो आपको एक बार सोचना चाहिए, और सोचने के बाद आपको अच्छा लगता है तो एक बार पप्पू यादव को सत्ता में लाकर देखिए, परिवर्तन निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए मेहमान के साथ, और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।